preposition is simply a statement, any statement which results in either true or false value. So you can say that any sentence, any specific sentence which is having either true or false value can be treated as a prepositions. ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर किसी भी स्टेटमेंट या सेंटेंस को आप प्रेपोजिशन नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं आप उसको? प्रेपोजिशन ओनली इन द केस when your sentence or statements having fixed value either true or false. For example, there are 7 days in a week. Now if we consider this one as a statement, can we consider it as a preposition? So your answer must be either true or false, but not both. तो यहाँ पर डेफिनेटली हाँ, किसी भी वीक में हमारे एग्जैक्टली 7 days होते हैं. So according to this we can say that the given statement results in a true value, which means the given statements is called as a prepositions. Now similarly, if you look at another sentence which is 2 plus 2 is equal to 5. Now you already know that 2 plus 2 is not equal to 5. 2 plus 2 is equal to 4. So the output of given statement results in a false value. So according to the definition, we can say that the 2 plus 2 is equal to 5 is also treated as a preposition. तो इसको भी हम preposition बोल सकते हैं क्योंकि इसका end result हमें पता है. तो ये जो mathematical expression है ये क्या होगा? आपका preposition होगा, क्योंकि 2 plus 2 is not equal to 4, sorry, not equal to 5, which results in a false value. Similarly, we have another statement that the earth is flat. अब हम सभी को पता है अर्थ इज अ ग्लोब, तो ये कभी फ्लैट नहीं होता है. सो द गिवन स्टेटमेंट रिजल्ट्स इन अ फॉल्स वैल्यू. सो अगेन द गिवन स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रीपोजिशन. नाउ द नेक्स्ट वन, इट विल रेन टुमारो. नाउ क्या इस गिवन स्टेटमेंट को हम प्रीपोजिशन बोल सकते हैं? अगेन अप्लाई करो द डेफिनेशन. एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, or the statement which results in either true or false value but not both, such a statement called as a preposition. अब यहाँ पर क्या पूछा गया कि कल बारिश हो सकती है, इट विल रेन टुमारो. अब हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा. ये जो आंसर होगा टोटली डिपेंड करता है टुमारो पर. यानी कल बारिश हुई तो हम बोल सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट रिजल्ट्स इन अ ट्रू वैल्यू. कल बारिश नहीं हुई तो गिवन स्टेटमेंट रिजल्ट्स इन अ फॉल्स वैल्यू. तो करंट टाइम में हमें इसका एग्जैक्ट आउटपुट नहीं पता है. जैसे प्रीवियस केस में हमें पता है यस देयर आर 7 days, हमें पता है नो द आंसर इज इनकरेक्ट, हमें पता है यस द अर्थ इज नॉट फ्लैट. और लेकिन इस केस में हमें कुछ भी नहीं पता. आज के सिचुएशन में हमें कुछ भी नहीं पता है. तो द गिवन स्टेटमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ प्रीपोजिशन. तो यह है सिंपल सा कंसेप्ट कॉल्ड एज अ प्रीपोजिशन. एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं. सपोज आपको पूछा गया स्टेटमेंट लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 5. आपको क्या पूछा गया है? लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 5. नाउ क्या इस स्टेटमेंट को हम प्रीपोजिशन बोल सकते हैं क्या? अब प्रीवियस केस में हमें पूछा गया था 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. तो गिवन स्टेटमेंट को हम प्रीपोजिशन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सभी वैल्यूज पता है और उनका एडिशन का आंसर 4 आता है 5 नहीं. सो वी कैन कॉल इट एज अ प्रीपोजिशन बिकॉज द फाइनल आंसर इज नॉट इक्वल टू 5. पर इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 पूछा गया है और हमें x की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं. मान लो x इक्वल टू किसी ने पूछा आपको, वही लेट कंसिडर x इक्वल टू 1. तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 5. तो इस केस में हमारा आंसर आएगा फॉल्स. किसी ने पूछा लेट x इक्वल टू 2. तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. तो इस केस में आंसर हमारा क्या आएगा? 5 आएगा. लेकिन हमें यहाँ पर सेम प्रॉब्लम आ रहा है, x की वैल्यू पता नहीं. ये तो हमने एज्यूम किया है लेट x बी द 1 x बी द 2. अब ऐसा हम एग्जैक्टली कितने समय तक एज्यूम करते रहेंगे? x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, -1, 99,000, 10,000, इट विल बी एनी. तो यहाँ पर हमें फिक्स आइडिया
नहीं है। हमें बस इतना पता है कि x की वैल्यू एक बार मिल जाती है तो इस स्टेटमेंट का या एक्सप्रेशन का फ्यूचर में हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन x अननोन है, सो वी कैन नॉट कॉल द गिवन स्टेटमेंट एज प्रीपोजिशन। सिमिलरली ब्रिंग दैट बुक। नाउ अब ब्रिंग दैट बुक एग्जैक्टली क्या, यानी जैसे आपके फ्रेंड को आप पूछ रहे हो भाई वो किताब मेरे पास दे दो। अब ना मुझे पता है आपका फ्रेंड क्या है, बराबर, और ना आपको पता है क्या वो आपको मदद करेगा या नहीं करेगा, तो एक गिवन स्टेटमेंट का कुछ भी मीनिंग यहाँ पे नहीं बनता है। तो ना ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना फॉल्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन इज योर इंटरव्यू। अब यह है क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका आंसर भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं होगा। ये हमारे प्रीवियस स्टेटमेंट जैसा ही होगा जहाँ पर पूछा गया था इट विल रेन, बराबर, इट विल रेन टुमारो। तो हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। अगेन सेम प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। नाउ अब ये जो प्रेपोजिशन या स्टेटमेंट्स होते हैं इनको आप दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हो। गिवन स्टेटमेंट और प्रेपोजिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड एज अ primary statement or primitive statement or also known as a atomic statement। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के लिए आप सेंटेंस ऐसा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। So the given preposition can be called as a primary or primitive or atomic। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है कंपाउंड। अब प्राइमरी का मीनिंग क्या होता है, अ सेंटेंस which cannot be further classified, split or broken down into a simpler sentence। यानी सिंपल कोई तो भी एक स्टेटमेंट आपको दिया है और उसको आप आगे डिवाइड या स्प्लिट नहीं कर सकते, दैट सेंटेंस कॉल्ड एज अ प्राइमरी, एटॉमिक और प्रिमिटिव सेंटेंस। नाउ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्राइमरी स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबॉलिक नोटेशन यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, लोअर केस लेटर्स, बराबर। जैसे पी क्यू, पी क्यू फेवरेट है आपको, बहुत सारे बुक्स में पी और क्यू ऐसे ही मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे पी क्यू लिखा है। आप ए बी सी डी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो द सिंबॉलिक नोटेशन वी कैन रिप्रेजेंट प्राइमरी स्टेटमेंट बाय लोअर केस लेटर। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलता है, एनी स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर क्लासीफाई और ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल सेंटेंस कैन बी ट्रीटेड एज अ प्राइमरी। नाउ अब दूसरा जो होता है ये तो हो गया सिंपल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या होता है, अ स्टेटमेंट फॉर्म कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट, बराबर। अ स्टेटमेंट फॉर्म कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कौन सी स्टेटमेंट या सेंटेंस को हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी स्टेटमेंट्स, बराबर। तो ये जो प्राइमरी, प्रिमिटिव, एटॉमिक स्टेटमेंट्स है इसको अगर हम कंबाइन कर दें, बराबर, तो इसको कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द कंपाउंड स्टेटमेंट। और इसको कंबाइन कैसे करेंगे, हाउ कैन वी कंबाइन द प्राइमरी स्टेटमेंट, तो मोर देन वन प्राइमरी स्टेटमेंट जो है उनको कंबाइन करो बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड द फाइनल आंसर विल बी योर कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज आपको एक सेंटेंस दिया गया है, लेट, यहाँ पर हम लिखते हैं पी कॉलन टुडे इज संडे। लेट योर प्राइमरी, एटॉमिक और प्रिमिटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट इज टुडे इज संडे, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया बाय यूजिंग पी। अब हमारे पास क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है क्यू, और वो क्या है, आई विल प्ले द क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। नाउ अब ये क्या है, दीज आर द एटॉमिक सेंटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर क्लासीफाइड। Similarly, I will play the cricket is again an atomic sentence which cannot be further classified। अब ऐसे एटॉमिक सेंटेंस को आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो इनको कंबाइन करने के बाद जो फाइनल सेंटेंस होगा, दैट सेंटेंस कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब जैसे हमने लिखा है टुडे इज संडे एंड आई विल प्ले क्रिकेट,
बराबर। अब यहाँ पर क्या है, ये दो स्टेटमेंट्स है। द फर्स्ट वन टुडे इज संडे, ये है आपका प्राइमरी स्टेटमेंट। आई विल प्ले क्रिकेट ऑल्सो प्राइमरी स्टेटमेंट। एंड यू कंबाइन बोथ स्टेटमेंट बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स दैट इज एंड। तो अब ये जो स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा, दिस स्टेटमेंट कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। नाउ अब ऐसे कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स अवेलेबल थे आपके लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन यूज नॉट एज अ लॉजिकल कनेक्टिव्स। आल्सो वी हैव अनदर लॉजिकल कनेक्टिव्स लाइक एंड, जो हमने थोड़ी देर पहले ट्राई किया था। आप और ट्राई कर सकते हो। आपके पास बट होता है, आपके पास वाइल होता है, आगे आप देखोगे ईफ होता है, इफ देन होता है, बराबर, इफ एंड ओनली ईफ होता है। सो ऑल दीज आर दी लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब यहाँ पे बट और वाइल आप एंड के लिए यूज़ करते हो, जो आप आगे देखोगे। तो ये तीनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है।